नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां सॉल्व करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये टेस्ट दिया होगा और आप सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा। साथ ही साथ आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज ज़रूर करें। उसके अलावा देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो ये जो टेस्ट होगा इट विल कवर कंप्लीट इकोनॉमी सिलेबस एंड करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। अ फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ पेरेंट कंपनी स्टार्ट्स अ न्यू वेंचर इन अ फॉरेन कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज। A form of foreign direct investment where a company purchases or leases existing production facilities to launch a new production activity. Investment by non-resident Indians, investment in shares and debts. तो दोस्तों, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं, इट इज अ फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ पेरेंट कंपनी starts a new venture in foreign country by constructing new operational facilities. Is that clear? जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, जहां पे लिखा हुआ है कि अ फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ कंपनी परचेजेस और लीजेस, ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ये होगी। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई का फंक्शन इनमें से क्या नहीं है? ठीक है, तो देखो, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट हो गया, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया, या फिर गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करना, कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर का काम करना। आरबीआई को हम कहते हैं कि ये तो बैंकों का भी बैंक है। ठीक है, बापों का बाप है ये। सो यहाँ पे ए, बी और डी ये तो फंक्शन होंगे। थर्ड स्टेटमेंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये आरबीआई का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। ठीक है, सो 1935 में आरबीआई को सेटअप किया गया था और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे ए, बी और डी में लिखा हुआ है, ये तो आरबीआई का फंक्शन है ही। इसके अलावा आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई नोट और कॉइन्स इशू भी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आरबीआई की हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्वच्छ भारत कोश। Funds will be used for improving cleanliness levels in rural and urban areas, including in schools. It will be under the Ministry of Tourism. Its functioning will be monitored on quarterly basis by the Finance Minister and by the Prime Minister from time to time. Projects under it will be implemented and carried out by the existing institutions at the state, district and sub-district level, and no new institutions would be created. So, Swachh Bharat Kosh, ठीक है, स्वच्छ भारत कोश बिल्कुल न्यूज़ में था। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। सरकार ने रिसेंटली ही स्वच्छ भारत कोश फंड लॉन्च किया था, जिसका यूज़ किया जाएगा क्लीनलीनेस लेवल, चाहे रूरल एरियाज़ हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, वहाँ पे क्लीनलीनेस लेवल को इम्प्रूव करने में इसका यूज़ किया जाएगा, इंक्लूडिंग स्कूल्स। ठीक है, एज अ टॉप प्रायोरिटी फंड्स विल बी यूज टू ब्रिंग आउट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, गर्ल टॉयलेट्स एटसेट्रा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगा। इट विल बी मैनेज्ड बाय गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, और इसके जो फंक्शनिंग होंगे वो क्वार्टरली बेसिस में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड बाय द प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम मॉनिटर किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इट विल नॉट बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इट विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट हैं। Is that clear? So correct answer होगा इस क्वेश्चन का C, that is 1, 3 and 4. Question number 4, why is the offering of teaser loans by commercial banks a cause of economic concern? बहुत सारे आपने बैंक्स के बारे में देखा होगा जो टीजर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि बैंक्स अगर टीजर लोन प्रोवाइड करेंगे तो वो एक इकोनॉमिक कंसर्न का कहीं ना कहीं कारण होगा? ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए कि टीजर लोन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। अगर आपने टीजर लोन्स के बारे में नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ें। ओके, टीजर लोन्स आर दोज विच चार्ज कंपैरेटिवली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है, ये होते हैं टीजर लोन्स। और कुछ दिनों पहले न्यूज में भी था कि एसबीआई का जो टीजर लोन प्लान है वो आरबीआई को पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग
एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स। भाई शुरू में रेट कम है, ठीक है, शुरू में रेट कम है तो इस वजह से क्या होगा कि सामने वाला ले लेगा लोन, बाद में हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर जाए। तो ये दोनों के दोनों रीजंस हैं कि भाई एक तो रिस्क है डिफॉल्टर का, और दूसरा इंडिया में जो टीजर लोन्स है ज्यादातर इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक्सपोर्ट यूनिट सेटअप कर सकें। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। Question number 5, both foreign direct investment FDI and foreign institutional investor FII are related to investment in a country. Which one of the following statement best represents an important difference between the two? ठीक है, FII helps bring better management skills and technology while FDI only brings in capital. FII helps in increasing capital availability in general while FDI only targets specific sectors. FDI flows only into the secondary market while FII targets primary market. FII is considered to be more stable than FDI. तो यहाँ पे FDI और FII की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो FDI हो गया या फिर FII हो गया, दोनों ही आपके, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी चाहिए। ओके, सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, या फिर अगर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII। ओके, तो FPI कम रिस्की होता है FDI के मुकाबले। FPI को हॉट मनी भी कहा जाता है, अगर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है। और रही बात अगर हम FDI की बात करते हैं, FDI मतलब होता है कि भाई अगर आप किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करो, दैट इज़ FDI। ओके, कोई फॉरेन कंपनी जो कि किसी दूसरे कंट्री में बेस्ड है, वो अगर इंडिया में कुछ इन्वेस्ट कर रही है, या फिर कोई होली ओन सब्सिडरी सेटअप कर रही है, या फिर किसी जॉइंट वेंचर में वो घुस रही है, ठीक है, तो वो FDI की कैटेगरी में चीज़ें आएंगी। FDI दो तरीके की होती हैं, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, ये आपको पता ही है। FPI या फिर FII इट इज सिमिलर टू FDI, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे FII की बात करते हैं, FII इज एन इन्वेस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु ब्रिंग FPIs। ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि हेज फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। और अगर इनको हमारे सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो FIIs को सेबी में रजिस्टर करना होता है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा B, FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी, जबकि FDI जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स को, बेसिकली स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करता है। करेक्ट आंसर होगा इसका B। Question number 6, under which of the following circumstances may capital gain arise? When there is an increase in the sale of a product, when there is a natural increase in the value of the property owned, when you purchase a painting and there is growth in its value due to increase in its popularity। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स कहाँ पे अराइज होता है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपने मेरे ख्याल से सभी ने रमेश सिंह पढ़ी होगी, और उसके अलावा श्री राम IAS की किताबें भी हम बहुत बार इकोनॉमिक्स के लिए रेफ़र करते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स को हम कहते हैं। उसके अलावा इकरा IAS में भी हमने बहुत सारी क्लासेस ली थी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। तो आई गेस कैपिटल गेन टैक्स या फिर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। ओके, एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ अ कैपिटल असेट, उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, पहला स्टेटमेंट आप हटा दो। व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड, एंड व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग, और उसकी फिर पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल कैपिटल गेन्स का एग्जांपल होगा। करेक्ट आंसर इज B, दैट इज 2 and 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। तो दोस्तों इन्फ्लेशन बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट नहीं करता, इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेटर्स को। सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर होगा इसका A। क्वेश्चन नंबर 8, in terms of short term credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks. One of the most important function of DCCB is to provide funds to the primary agricultural credit societies. आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं कंपेयर टू DCCB, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, दे कमांड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स, दे हैव मोर नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस, और साथ ही साथ उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि उनको 18% लोन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई द DCCB दे डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये टोटली ऑपोजिट है, उल्टा है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द PACS, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज B, दैट इज ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, भारत में किसी भी फर्म के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब आपसे पूछा गया है बेसिकली, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। ठीक है, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, तो देखो 2013 तक अगर हम देखें, नियरली 1/3 ऑफ कॉर्पोरेट डेट वाज ओड बाय कंपनीज विद एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1, IC1 कंपनीज। इसका मतलब कि दे आर नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यू इवन टू रीपे द लोन इंटरेस्ट। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है तो इसका मतलब कि भैया वो कंपनी, उस कंपनी से आपको आसानी से लोन नहीं मिलने वाला। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और आपको लोन पे कर सकती है दोबारा। ठीक है, सो अ हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कि आपके फंड सुरक्षित हैं, आपको वहां से पैसा मिलेगा। ओके, सो पहला और दूसरा तो पूरी तरीके से यहाँ पे करेक्ट है। नाउ द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इज द एबिलिटी टू सर्विस। ये टोटल उल्टा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। सो करेक्ट आंसर इज A, दैट इज 1 and 2। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कौन पब्लिश करता है भैया? ओके, सो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो दोस्तों UNCTAD रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ओके, इट फोकसेस ऑन ट्रेंड्स इन FDI, कि भाई कहाँ कहाँ कितना FDI आया, किस देश ने कहाँ इन्वेस्ट किया, मतलब कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा FDI बेसिकली जहाँ पे सबसे ज़्यादा FDI आती है, कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा दूसरे कंट्रियों में इन्वेस्ट करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कस की जाती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने अपनी पोजीशन इंप्रूव की। 2018 में 12th में थे हम, 2019 में 9th में हैं। अगर हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट की बात करें, मतलब 9th नंबर में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा आता है FDI के माध्यम से। सो करेक्ट आंसर होगा इसका D। द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी स्पेल आउट द स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉन फ्यूल एंड नॉन कोल मिनरल्स, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, कोल एंड आयरन, गोल्ड, डायमंड एंड प्रीशियस मेटल्स ओनली। सो वंस अगेन गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगर हम बात करते हैं नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी की, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नॉन फ्यूल एंड नॉन कोल मिनरल्स। ओके, इट प्राइमरली एम्स एट एक्सिलरेटिंग द एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द कंट्री थ्रू एनहांस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। देयर इज अ नीड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव मिनरल एक्सप्लोरेशन टू अनकवर इट्स फुल मिनरल पोटेंशियल, ताकि हम नेशंस मिनरल रिसोर्सेज को बेस्ट यूज में डाल सकें। फाइन, सो करेक्ट आंसर होगा इसका A। Question number 12, which of the following statement is or are incorrect with respect to peer-to-peer lending? It is a method of borrowing and lending money without the use of an official financial institution as an intermediary. The amount of interest charged for peer-to-peer loans is lesser than traditional prime loans. P2P loans give access to financing mainly to vulnerable and BPL families. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं peer-to-peer की, देखो peer-to-peer lending is a method of debt financing, जो कि इंडिविजुअल्स को इनेबल करता है कि भाई आप बोरो करो और पैसे लैंड करो विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑफिशियल इंटरमीडियरी। ओके, पीयर टू पीयर लैंडिंग कहीं ना कहीं मिडिल मैन को हटा देता है। इट इन्वॉल्व्स मोर टाइम, एफर्ट एंड रिस्क ऑल्सो। इट गिव्स बोरोवर्स एक्सेस टू फाइनेंसिंग दैट दे मे नॉट हैव अदरवाइज गॉटन अप्रूवल बाय द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, हालांकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बिकॉज द लेंडर के पास जो है बहुत कम एश्योरेंस होता है कि बोरोवर जो है भैया आपको पैसा देने वाला है।
Also depending on the lending system, in order to compensate lenders for the risk that they are taking, the amount of interest charged may be higher also. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज लेसर, ये गलत होगा. इट गिव एक्सेस टू फाइनेंसिंग मेनली टू वल्नरेबल बीपीएल, ये भी गलत है. ओके, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत पूछा है, करेक्ट आंसर इज बी. Which of the following is or are the initiatives taken by government to enhance the domestic production of steel in India? Inclusion of specialty steel under the PLI scheme, offering steel to MSMEs at export parity price, preference to domestically produced iron and steel in government procurement. तो इनमें से कौन से इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टील का बढ़ाने के लिए? सीधा सीधा यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे. ठीक है, स्टील आपको पता है भैया कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए. और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी 2017, उसमें ये घोषणा की गई कि हम स्टील की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे और हमारी जो क्रूड स्टील कैपेसिटी है वो 300 मिलियन टन और फिनिश्ड स्टील कैपेसिटी 230 मिलियन टन होनी चाहिए. पर कैपिटा कंजम्पशन 150 केजी से ऊपर होना चाहिए. इंडिया आपको पता होना चाहिए कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का चाइना के बाद. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ स्पेशलिटी स्टील अंडर द PLI स्कीम, ऑफरिंग स्टील टू MSMEs एट एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस, देन उसके अलावा प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. जो आज हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल एंड ऑल, आत्मनिर्भर स्वदेशी अपनाओ. भाई हमारी गवर्नमेंट हमारी बनाई स्टील को यूज़ नहीं करेगी तो फिर फ़ायदा क्या? गॉट द पॉइंट. तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं. और साथ ही साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज किया गया ताकि मतलब अनफेयर ट्रेड से बचा जा सके. ये सारी चीज़ें भी इसमें थी. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 14. Consider the following statements with respect to recent changes in the regulatory regime of urban cooperative banks (UCBs). The overall priority sector lending target for UCBs has been increased to 75% of adjusted net bank credit by 2024. The RBI has been given powers for approval of the appointment and removal of chairman of UCBs. UCBs can raise capital by issue of equity in the stock market. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है, आरबीआई को पावर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है. आरबीआई को पावर दिया गया है ओवर द मैनेजमेंट ऑफ यूसीबी. साथ ही साथ इनके एमडी, सीईओ, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इन सारी चीज़ों का अप्रूवल आरबीआई को दिया गया है. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. साथ ही साथ यूसीबीज जो हैं वो कैपिटल रेस कर सकते हैं बाय इशूइंग इक्विटी. सो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो इंक्रीज किया गया है. पहले 40% था, अब 75% किया गया है बाय 31 मार्च 2024. सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं. ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड है. 1996 तक ये जो बैंक्स थे दे वर अलाउड टू लैंड मनी ओनली फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस. एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पैसे देना उनको अलाउड नहीं था. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. एन ऑटोनॉमस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर शुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज रियल जीएनपी ओनली इफ the country's balance of trade is negative, the country's economy is working under conditions of less than full employment, it is government expenditure, the multiplier is at least 1.5. तो दोस्तों ऑटोनॉमस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर शुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन कंट्रीज रियल जीएनपी ओनली इफ द कंट्रीज इकोनॉमी इज वर्किंग अंडर कंडीशंस ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी अंडर द कंडीशन ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट काम कर रही होगी तो उस केस में जीडीपी गैप पॉजिटिव होगा एंड द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट लेस देन पोटेंशियल. और इस केस में जो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है वो आपका इंक्रीज इन जीएनपी बनेगा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 16. अ क्रेडिट रेटिंग represents the rating agency's opinion on the likelihood of a rated debt obligation being repaid in full and on time. What does triple B implies?
The country has strong capacity to meet financial commitments but somewhat susceptible to adverse economic conditions and changes in circumstances. The country is at lowest investment grade according to the market participants. The country will be less vulnerable in the near term but faces major ongoing uncertainties to adverse business, financial and economic conditions, या फिर none of the above. ट्रिपल बी का मतलब होता है द कंट्री इज एट लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. सो करेक्ट आंसर इज बी. As simple as that. Question number 17. Which of the following statement is or are incorrect under the SARFAESI Act? A bank can take possession of the security for the loan even if it is agricultural land. A bank can sell or lease or assign the right over the security. Bank can manage the same or appoint any person to manage the same. The Act provides for setting up of asset reconstruction companies. आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं. इनकरेक्ट आपको बताना है अंडर द SARFAESI एक्ट. सो गाइज द बैंक कैन ऑल्सो टेक द एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, लेकिन हाँ कोर्ट इंटरवेंशन के बिना नहीं. एंड इन द इवेंट ऑफ ऑक्शन द लोनी हैज द राइट टू अपीयर फॉर द ऑक्शन. सो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अ बैंक कैन टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी इवन इफ इट इज एग्रीकल्चरल लैंड, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा बिकॉज ऐसा कोर्ट इंटरवेंशन के बगैर नहीं हो सकता. बाकी तीनों करेक्ट हैं. इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर इज ओनली 1. 15th Finance Commission has prescribed the borrowing limits for state as a percentage of GSDP. Now in this context arrange the following states in increasing order of their GSDPs. सो अगर हम 2019-20 के डेटा के हिसाब से GSDP देखें करोड़ में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का अगर हम कंपेयर करते हैं, सो मध्य प्रदेश का है अराउंड 9 लाख समथिंग, देन उसके बाद 12 लाख समथिंग है वेस्ट बंगाल का, 17 लाख समथिंग है यूपी का, एंड 32 लाख समथिंग है महाराष्ट्र का. ठीक है, सो आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे छोटा जो है वो सबसे पहले आएगा. सो सबसे कम यहाँ पे किसी का है तो वो है मध्य प्रदेश का, यानी कि 3rd. देन मध्य प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल का, जी हाँ, मध्य प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल के बाद यूपी का, फिर महाराष्ट्र का, यानी कि 3, 4, 1, 2. सो करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, सो 15th फाइनेंस कमीशन ने फिस्कल डेफिसिट लिमिट सेटअप की है 4% in 2021, 3.5 in 22, 3% in 2023. Question number 19. Which of the statement is not correct regarding the special and differential treatment provisions under the WTO? Under it, developing countries enjoy more extended periods for implementing agreements and commitments. Countries having a per capita income above the specified amount are not eligible for the benefits. The Committee on Trade and Development assists the least developed countries to make the best use of these benefits. ठीक है, और यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है, they are an integral part of WTO agreements and are reviewed timely to strengthen them further. ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस अंडर द WTO. तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं दे एंजॉय मोर एक्सटेंडेड पीरियड्स फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स. Is that clear? So currently any WTO member can designate itself as a developing country and avail these benefits. US had submitted its suggestions to the WTO that states that self-declaration puts the WTO on a path to failed negotiations and it is also a path to institutional irrelevance. तो US ने अपनी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई हैं. रही बात सेकेंड स्टेटमेंट की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे countries having a per capita income above the specified amount are not eligible for the benefit, ये गलत है. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर. The Committee on Trade and Development assists the LDC to make the best use of these benefits. Third statement is absolutely correct and fourth statement भी यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है. ठीक है, साथ ही साथ आपको जो PDF दी गई है गाइज, उसमें आप इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following statement is or are not correct with reference to India's efforts towards poverty alleviation? The third 5-year plan adopted the minimum basic amenities approach of reducing poverty. The benefits of poverty alleviation programs have been appropriated mostly by the non-poor. Integrated rural development program helped in alleviating rural poverty by providing income generated assets to the poorest of the poor. ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की,
द बेनिफिट्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड मोस्टली बाय द नॉन पुअर। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, IRDP, it helped in alleviating rural poverty by providing income generating assets to the poorest of the poor। अगेन ये करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। द थर्ड 5-year प्लान अडॉप्टेड द मिनिमम बेसिक अम्यूनिटीज अप्रोच ऑफ रिड्यूसिंग पोवर्टी। दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि ये 5th 5-year प्लान से आपको चीजें दिखेंगी, थर्ड से नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फाइन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RODTEP, यानी कि रोड टैप, यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम। The scheme is compliant to the principles of WTO. It will help in providing Indian exporters with a level playing field at the international level. Under it, the rates of reimbursement of taxes are to be decided by an interministerial committee. The merchandise export of India scheme benefits would also be available for items under the scheme. Not correct यहाँ पे आपसे पूछा है। So guys, यहाँ पे चौथा statement false है, ठीक है। एज एंड व्हेन द रेट्स अंडर द रोड टैप स्कीम आर अनाउंस्ड द MEIS बेनिफिट विल बी डिसकंटिन्यूड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि MEIS वाले बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है रिगार्डिंग दिस। रीड अबाउट दिस स्कीम अच्छे से, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में प्रॉपरली पढ़ें, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है दैट इज द रोड टैप स्कीम, ये WTO कंप्लायंट है। इट विल रीइंबर्स टैक्सेस, ड्यूटीज, लीवीज एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल विच आर करेंटली नॉट बीइंग रिफंडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू मनरेगा। इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर to every household whose adult members volunteer to do unskilled work, manual work. The employment under the act is to be provided within 15 km of an applicant's residence. As per the act, applicants are entitled to an unemployment allowance if work is not provided within 15 days of applying. So मनरेगा से related basically यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। इट एम्स टू एनहांस लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। जो पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट है। द मनरेगा स्कीम इट कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर एन एक्सपांशन ऑफ अ स्कीम टू अलाउ फॉर 150 days ऑल्सो। अगर मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हैं, तो वहाँ पे 150 दिन भी इसको अलाउ किया जा सकता है। नाउ एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 km ऑफ एन एप्लीकेंट्स रेसिडेंस and minimum wages are to be paid if work is not provided within 15 days of applying. Okay, so यहाँ पे जो 5 किलोमीटर लिखा है, 15 किलोमीटर जो लिखा है वो 5 किलोमीटर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर 15 दिन अप्लाई करने के बाद भी वर्क नहीं दिया गया तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स post lifting of lockdown point towards a strange phenomena where the unemployment rate which shot up immediately after the lockdown went back to pre-COVID levels but leaving India with 20-40 million fewer employed people than it had before COVID. Why? क्या रीजन है? ठीक है, सिंपल सा रीजन है, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लो लेवल ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, ठीक है। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, उसने रिपोर्ट किया है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट हैज ईज्ड टू प्री लॉकडाउन लेवल ऑफ 8.5% बाय जून 2020। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब होता है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, ठीक है। सो इवन इफ द पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब, दे माइट स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब एज द कंट्री रीओपन्स, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाले समय में बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। सो करेक्ट आंसर इज सी। In the context of capital market, which of the following describes short selling? Placing the selling bid at a slightly higher than the market price, selling the shares that are not owned by the seller at the time of selling them, selling the shares at lower than market price to buy cheap shares of another entity, legal agreement to sell shares at a predetermined price at a specified time in the future. So in the context of capital market, शॉर्ट सेलिंग आपसे पूछा गया है। सो गाइज, शॉर्ट सेलिंग मतलब होता है सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट द ट्रेडर डज नॉट ओन
borrowing them from a broker and using the cash as collateral. Okay, so करेक्ट आंसर होगा इसका बी. आगे चलते हैं. With reference to economy, consider the following statements regarding repo rate. ठीक है, so repo rate से related आपके सामने यहाँ पे तीन statements हैं. It is the rate at which Reserve Bank of India lends money to commercial banks. It is government securities are not accepted for this transaction. Increase in the repo rate reduces the money supply in the economy. तो repo rate, reverse repo rate, liquidity adjustment facility, इन सब के बारे में आपने properly I guess जरूर पढ़ लिया होगा monetary policy में. रेपो रेट वो रेट होता है एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. ठीक है, सेंट्रल बैंक जिस रेट में बाकी बैंक्स को पैसा देती है, दैट इज द रेपो रेट. एज सिंपल एज दैट. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस रेपो रेट क्यों? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव फॉर द बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगा. सो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ, रेपो रेट डिक्रीज हुआ मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज फॉल्स. Okay, because the securities can be either government securities, corporate securities, or any other securities which the central bank permit for transaction. ठीक है. Question number 26. Which of the following are considered as indirect farm subsidy? Fertilizer subsidy, farm loan waiver, minimum support price, subsidized crop insurance. Indirect farm subsidy आपको बताना है. So guys, indirect farm subsidies कि अगर हम बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डायरेक्ट सब्सिडी है, तो एमएसपी आप हटा दो. ठीक है. फर्टिलाइजर सब्सिडी, फार्म लोन वेवर, या फिर सब्सिडाइज्ड क्रॉप इंश्योरेंस. देखो, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी यानी कि जिसमें डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व नहीं है. एमएसपी में तो डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व है. ठीक है. तो अगर आपने लोन सब्सिडाइज कर दिया, क्रॉप इंश्योरेंस करा दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करा दिया, आपने फर्टिलाइजर में, सीड्स में, पेस्टिसाइड्स में सब्सिडी दे दी, तो वो उसमें डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी. ओके, सो थर्ड एलिमिनेट हो गया. करेक्ट आंसर इज सी 1, 2 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 27. Insurance density is defined as the ratio of premium underwritten in a given year to the GDP. Insurance penetration is defined as the ratio of premium underwritten in a given year to the total population. तो दोस्तों, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडररिटन इन अ गिवन ईयर टू द जीडीपी. इंश्योरेंस डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडररिटन टू द पॉपुलेशन. तो यहाँ पे उल्टा है. पहला का डेफिनेशन दूसरा है, दूसरे का पहला, सो दोनों गलत हैं. करेक्ट आंसर इज डी. Question number 28. Which of the following are the sub-indices of the Digital Payments Index of the RBI? Consumer centricity, payment performance, payment infrastructure. तो यहाँ पे सारे के सारे हैं. पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी. ओके, आरबीआई ने एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया ताकि भारत में पेमेंट्स डिजिटलाइजेशन जो है उसके एक्सटेंट को कैप्चर किया जा सके, और 5 ब्रॉड पैरामीटर्स जो हैं बेसिकली इसमें है. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी above. Question number 29. Liquidity of money decreases from M4 to M1. Narrow money is the least liquid. M3 is called broad money and is used for lending purpose. Okay, so reserve money, narrow money, okay, ये सारे broad money, M1, M2, M3, I guess सभी ने पढ़ लिया होगा. तो अगर हम liquidity की बात करते हैं, जब हम M1 से M4 जाएंगे तो liquidity क्या होगा? Liquidity increase होगा. ठीक है. So guys, the thing is, as we move from M1 to M4, the liquidity of the money goes on decreasing. Sorry, decrease होगा. जब हम opposite side जाएंगे, यानी कि M4 से M1 जाएंगे, तब वो increase होगा. ठीक है. So पहला statement यहाँ पे गलत हो गया. Narrow money is the least liquid. Narrow money M1 highly liquid होता है. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. So second statement is also false. M3 को broad money कहा जाता है. It is used for lending purpose. So correct answer is D, that is only 3. Question number 30. With respect to real effective exchange rate, आपके सामने 3 statements हैं. It is the weighted average of a country's currency relative to a basket of other major currencies adjusted for the effects of inflation. It is useful in assessing a country's trade capabilities and current import-export situation. It is computed using CPI. So आपसे यहाँ पे real effective exchange rate की बात की जा रही है.
आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज कंप्यूटेड यूजिंग WPI नॉट CPI। थर्ड स्टेटमेंट तो फॉल्स है, और जैसे ही आप थर्ड एलिमिनेट करते हो आंसर आ जाता है आपका ओनली 1। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 31, लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व। सो गाइज फिलिप्स कर्व आपको पता है, फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकंड का होगा A, यानी कि आंसर आपका होगा या तो B या तो C। नाउ लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा B, यानी कि लॉरेंस कर्व का हो गया आपका B, यानी कि 3 का B, 2 का A, 1 का C। करेक्ट आंसर इज B। Okay, Laffer curve, basically it is a theory developed by supply side economist Arthur Laffer to show the relationship between tax rates and the amount of tax revenue. So first का हो गया C। Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is considered to be a huge economic reform to improve ease of doing business. Which of the following statements are correct regarding this? It is administered by the Ministry of Corporate Affairs. It has a provision for clear, coherent and speedy process for early identification of financial distress and resolution of companies and limited liability entities. Under it, an Insolvency and Bankruptcy Board of India will be established to exercise regulatory oversight over insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे IBC से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इन द क्वेश्चन नंबर 32। सारे के सारे स्टेटमेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरी तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा इसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, और साथ ही साथ देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जो कि रेगुलेटरी ओवरसाइट एक्सरसाइज करेगी ओवर ऑल दिस एजेंसीज, प्रोफेशनल्स एटसेट्रा। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज जो नया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एटसेट्रा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 33, bond is a debt instrument in which an investor loans money to an entity which borrows the fund for a defined period of a time at a variable or fixed interest rate. In India, the central government issues both treasury bills and bonds or dated securities, while the state government issues only bonds or dated securities. दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं रिगार्डिंग बॉन्ड। ठीक है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स भी इशू करता है और उसके अलावा बॉन्ड्स या फिर डेटेड सिक्योरिटीज भी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज ही इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल्स नहीं, और उसे हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सिंपल सा है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। What was a common theme running across all the 5-year plan for the first 4 decades of Indian economic planning? Common theme क्या थी भाई? Self reliance and avoiding imports, agriculture as prime moving force, focusing on wage goods, concentration of industries. Correct answer is A, self reliance and avoiding imports. ठीक है, सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा करना और इम्पोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। The importance of the decennial Indian census rests on the fact that it provides information to policymakers on economic activity, urbanization, housing, household amenities of Indian citizens. The delimitation of parliamentary assembly as well as local body constituencies is done based on the census demographic data. So guys, देखो अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें मिलती ही है, और साथ ही साथ जो भी डिलिमिटेशन होती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहीं ना कहीं बढ़ाई जाती है और जो भी डिलिमिटेशन किया जाता है जिसे हम परिसीमन कहते हैं हिंदी में, तो वो सेंसस डेटा के हिसाब से ही होता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज सी। ऑफ बजट फाइनेंसिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग फिस्कल इंडिकेटर्स. Borrowing from NABARD for program implementation can be considered as off budget financing. तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट्स। ठीक है, CAG ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे ओवर द गवर्नमेंट्स प्रोपेंसिटी टू बोरो फंड्स यूजिंग ऑफ बजट मेथड। ठीक है, ऑफ बजट मतलब होता है अगर आप कैपिटल और रेवेन्यू स्पेंडिंग फाइनेंस कर रहे हैं डेफिसिट टारगेट्स को मेंटेन करते हुए। ठीक है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ फिस्कल इंडिकेटर्स। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बोरोइंग फ्रॉम नाबार्ड,
ये भी एक ऑफ बजट फाइनेंसिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगे गाइस, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू स्पेंडिंग, ऑफ बजट फाइनेंसिंग वाज यूज्ड फॉर कवरिंग differing fertilizer areas or bills through special banking arrangements, food subsidy bills, etc. Rental arrangement is in accordance with Article 252 of the Indian Constitution. Under emergency in the country, President has power to alter the taxation powers of the state. तो यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल 252 देखते हो तो बिल्कुल पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन, दैट इज व्हाट आर्टिकल 252 इज। ठीक है, और साथ ही साथ अंडर द इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है स्टेट की टैक्सेशन पावर को भी वो ऑल्टर कर सकते हैं। सो यहाँ पे सारे के सारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट है। Question number 38 regarding the Solar Energy Corporation of India, that is SECI. Its mandate covers not only solar energy but the entire renewable energy domain including tidal, geothermal sources, बिल्कुल correct है ये, बायोगैस वगैरह सारी चीज़ें। It can participate in the trade of power products and services both in India and abroad, बिल्कुल ये भी correct है, absolutely, India and abroad. It acts as the implementing agency of the scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects on behalf of the central government. तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। Which of the following non-banking financial companies is or are regulated by SEBI? SEBI द्वारा यहाँ पे regulated companies आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है ये पता ही होना चाहिए, आई गेस आपको पता ही होगा। इट इज़ अ नॉन डिपॉजिट, अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, सो इट्स अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैविंग नॉट लेस देन 85% ऑफ इट्स असेट्स इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। तो बहुत लंबा चौड़ा इसका डेफिनेशन हो जाएगा। असेट फाइनेंस कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल फंड। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई इनमें से सेबी द्वारा रेगुलेटेड चीज़ें यहाँ पे क्या क्या होंगी, तो गाइज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, दैट इज 3 and 4। सो मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज और वेंचर कैपिटल फंड। फाइन। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे भी कुछ फंड्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फंड्स आर मैनेज्ड बाय और अंडर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड? मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड्स, स्ट्रैटेजिक फंड, जीरो फंड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप जीरो फंड को हटा दो, सो बाकी NIIF बाकी तीनों टाइप ऑफ फंड्स को मैनेज करता है, मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड्स, स्ट्रैटेजिक फंड्स। करेक्ट आंसर होगा इसका 1, 2 and 3, दैट इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मिनिमम अल्टरनेट टैक्स? It's an attempt to reduce tax avoidance by facilitating the taxation of zero tax companies. It is a tax imposed on individuals or non-corporate entities who claim certain deduction under the IT Act. It is tax imposed on the earnings made by NRIs in Indian-owned foreign companies. It's a tax paid by foreign companies in India under FCRA Act. So correct answer होगा guys इसका A। ठीक है, इट इज अ टैक्स इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 1987 वाया सेक्शन 115 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, टू फैसिलिटेट द टैक्सेशन ऑफ जीरो टैक्स कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जो कि जीरो इनकम दिखाते हैं टैक्स बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, विद रेफरेंस टू द व्हाइट लेबल ATMs, दे आर सेट अप ओन ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। Non-bank entities are permitted to set up WLAs in India under the Payment and Settlement Systems Act 2007। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं non-bank entities, they are permitted to set up the white label ATMs only after obtaining authorization from RBI। ठीक है, और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, दे आर सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने वाइट लेबल ATMs, ब्राउन लेबल ATMs, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सुनी होगी। सो आई गेस इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट ऑल एल्स इक्वल एज कंजम्पशन, ठीक है, increases the marginal utility derived from each additional unit declines।
Okay, so as consumption increases, marginal utility derived from each additional unit declines. Correct answer होगा इसका B. The union budget for 2018-19 announced that MSP would be kept at level of 1.5 times of the cost of production. Now, which of the following factors are considered while calculating the cost of production of crop? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल बिल्कुल, डीजल इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन ऑफ पंप सेट्स एब्सोल्युटली, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन यूज ऑफ मटेरियल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स बिल्कुल, रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड एब्सोल्युटली, ठीक है, उसके अलावा मशीन लेबर, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर इज डी. Which of the following surely indicates economic development in the country? Increase in GDP growth, decrease in poverty level, decrease in unemployment. So surely indicates economic development. देखो, increase in GDP growth अगर हम देखते हैं यहाँ पे decrease in poverty level and decrease in unemployment, ये तो बिल्कुल होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि भैया जीडीपी एंड ऑल बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ा यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लेकिन पॉवर्टी लेवल घटा, अनएम्प्लॉयमेंट घटा यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई. सो करेक्ट आंसर इज बी. Which of the following department is responsible for implementing recommendation of Finance Commission? Department of Financial Services, Economic Affairs, Revenue, Expenditure. So correct answer is Department of Expenditure. बहुत सिंपल सा सवाल था. Okay, it is the nodal department for overseeing the public financial management system in the country and matters connected with the state finances. So correct answer is D. Question number 47. Which of the following is or are objectives of India's newborn action plan? Ending preventable newborn deaths, ending female feticide, ensuring universal immunization. So यहाँ पे अगर हम देखें तो सरकार का एम क्या है? सिंगल डिजिट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो 2030 तक और सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट हो 2030 तक, ठीक है. सो एंडिंग प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स ये बिल्कुल इसका एम है. फीमेल फिटिसाइड और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इसका हिस्सा नहीं है. करेक्ट आंसर इज ओनली 1. विद रेफरेंस टू नेशनल हेल्थ प्रोफाइल आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं. It is a report which is published annually to bring together all health related information on a single platform. It is prepared by NSSO. It provides information on both communicable and non-communicable diseases. तो guys यहाँ पे अगर हम देखें NSSO ने प्रिपेयर नहीं किया है, ये प्रिपेयर किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस ने. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा. करेक्ट आंसर इज A, 1 and 3. Which of the following inflation index has never been into negative territory in the last 5 years? Headline inflation, core inflation, food inflation. So अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं तो इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब होता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स. कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल आइटम्स आप हटा देते हो हेडलाइन से. एंड सिंस द प्राइसेस ऑफ फ्यूल एंड फूड आइटम्स दे टेंड टू फ्लक्चुएट, कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू हेडलाइन इन्फ्लेशन. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो फूड इन्फ्लेशन को अगर आप हटा दो, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का A, दैट इज 1 and 2. Which of the following supports the argument that higher public debt leads to lower growth? Higher level of public debt tends to decrease consumption. It can result in crowding out of private investments. It can put upward pressure on the interest rates. Basically ये एक आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई अगर पब्लिक डेट ज्यादा है तो ग्रोथ कम होगी. तो ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया है. तो देखो द थिंग इज हायर लेवल ऑफ पब्लिक डेट, इसका मतलब ज्यादा टैक्स, ठीक है, ताकि आप उसको सर्विस कर सको उस डेट को. इसका मतलब लोअर लाइफ टाइम वेल्थ, इसका मतलब कंजम्पशन कम हो गया. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. साथ ही साथ अगर हायर पब्लिक डेट इज नॉट accompanied बाय इंक्रीज इन प्राइवेट सेविंग्स, इट मे लीड टू लोअर टोटल सेविंग्स. और उसके अलावा इट मे पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन द इंटरेस्ट रेट्स विच विल रिजल्ट इन क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो सारे के सारे करेक्ट होंगे. करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 51. विद रेफरेंस टू पब्लिक डेट मैनेजमेंट इन इंडिया आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं. RBI manages the debt of both central and state government. The government of India does not borrow directly from international capital markets. पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंटरनल डेट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. पब्लिक डेट मैनेजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स
deposits, it forms part of internal debt of union government. देखो, other liabilities category not a part of public debt, it includes other interest bearing obligations like post office saving deposits. ठीक है, पब्लिक डेट की अगर हम बात करते हैं, पब्लिक डेट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट लाइबिलिटीज. ओके, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट एंड अदर लाइबिलिटीज. ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट बोरो डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स. ये बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी, दैट इज 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 52. विद रेफरेंस टू प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं. इट इज मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. Monitoring is done in respect of both retail and wholesale price on a daily basis. पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो देयर इज अ प्राइस मॉनिटरिंग सेल इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 53. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए. An NPA is any loan for which principal or interest payment has remained overdue for a period of 90 days. A loan account must be identified as special mention account before turning into NPA. The parameters for identifying both NPA and special mention accounts are decided by the RBI. So यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ये मैंने आपको SMA 0, 1, 2 ये सारी डिटेल्स बताई थी पिछले टेस्ट सीरीज में भी. ओके, NPA मतलब होता है एक ऐसा लोन जिसका जो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट है वो ओवर ड्यू है 90 डेज के लिए. ठीक है, फिर इसमें आपके सब स्टैंडर्ड असेट्स आते हैं, डाउटफुल असेट्स आते हैं, लॉस असेट्स आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं. ये जो भी पैरामीटर्स हैं ये आरबीआई द्वारा डिसाइड किए गए हैं और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी सही हैं. क्वेश्चन नंबर 54. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. It is a plurilateral agreement within the framework of the WTO. It is aimed at ensuring open, fair and transparent condition of competition for procurement of goods and services by government. India is a party to the agreement on government procurement. तो अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, द मेजर पार्टीज आर यूरोपियन यूनियन, जापान, यूएस, इजराइल. इंडिया इज नॉट अ पार्टी. इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही होंगे. करेक्ट आंसर होगा इसका बी. Question number 55. Which of the following is or are the advantages of investing in the real estate investment trust? Compared to physical property transaction, liquidation of the REITs are much easier. These are exempted from the short-term capital gain tax. No minimum amount is required to invest in the real estate investment trust. So guys, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि there is a minimum requirement. 2 लाख की है. सो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है. नाउ दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. ये भी गलत है, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% का एप्लीकेबल होता है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली 1. ओके, सो REITs जो है बेसिकली दे आर लाइक म्यूचुअल फंड्स and they allow one to invest in income generating real assets. Question number 56. Which of the following are the benefits of zero defect, zero effect scheme? Easy access to loans, reducing the effect on the environment, promoting global competitiveness, align with the global best practices, easy recognition of the GI product. तो यहाँ पे अगर आप देखो easy recognition of the GI product, ये फालतू की बात है. ठीक है, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जो ये स्कीम है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में जाते हैं तो भैया वहाँ पे डिफेक्टिव ना निकलें और उनका इन्वायरमेंट में इफेक्ट भी खराब ना हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो इफेक्ट. ठीक है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से चले. तो ये चारों के चारों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, दैट इज 1, 2, 3 and 4. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Credit rating conveys the credit worthiness of the business or the government. Credit score expresses the credit worthiness of the individuals only. It is issued by the consortium of public sector banks. Credit scores in India ranges from 300 to 900. So अगर हम यहाँ पे बात करते हैं credit rating and all की, it is issued by the consortium of public sector banks. ये गलत है. ठीक है, ये गलत है बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर इशूड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एटसेट्रा. बाकी करेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी. ठीक है, सो गाइज उम्मीद करता हूं मैं कि ये टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या
आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं और आपको कैसे मतलब चीज़ों को क्या करना है, कैसे आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज ये टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करा रहे हैं ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने के लिए, बल्कि आपको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर इन टेस्ट सीरीज का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, द मेन जो पॉइंट है वो है कि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट कराना। फाइन, यहाँ पे करेक्टली मैच्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा है अगले सवाल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक नायरोबी, EBRD जिनेवा। सो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इट इज एट कोट डियार। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, यहाँ पे नायरोबी लिखा हुआ है, ये तो गलत है। इज दैट क्लियर? और उसी तरीके से EBRD का है लंदन में, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 59 रिगार्डिंग NSIPI। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सो लेट्स सी। It is released by National Institution for Transforming India Ayog annually, that is Niti Ayog. It ranks state on the basis of their competitiveness in business and their investment climate. तो पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ठीक है, स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स जो है SIPI, ये रिलीज करती है NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2, दैट इज C। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि न्यूज में देखा जाता है। इन दिस मैकेनिज्म द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक टैक्स इवेजन। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, टू रेज द GST कलेक्शंस एंड क्रैकिंग द विप ऑन इवेडर्स, गवर्नमेंट ने री इंट्रोड्यूस किया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू ट्रैक द टैक्स इवेजन एंड ऑल। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगे। Consider the following regarding traditional knowledge digital library. It is a repository of traditional knowledge of Indian system of medicine. It seeks to prevent the grant of patents based on Indian traditional knowledge. Complete database is openly available across the globe to promote the Indian way of life. तो traditional knowledge digital library अगर हम यहाँ पे देखें, पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो ये जो डेटाबेस है इट इज अवेलेबल टू ओनली द पेटेंट एग्जामिनर्स थ्रू द TKDL एक्सेस अग्रीमेंट। ओके, सो इट इज ओपनली अवेलेबल टू प्रमोट द इंडियन वे ऑफ लाइफ, ये गलत होगा। करेक्ट आंसर इज A 1 and 2। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेड इन सर्विसेज ये कैपिटल अकाउंट का तो पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आप हटा दो, बाकी तीनों हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चेंजेस इन द रिजर्व अकाउंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का B। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट इनमें से कौन रिलीज करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज C। Question number 64. Consider the following with reference to the green box subsidy often seen in relation to WTO affairs. These are the trade distorting subsidies and need to be reduced. They also include environmental protection and regional development programs. So अगर हम green box subsidy की बात करते हैं, second statement तो correct है, लेकिन रही बात first statement की, ठीक है, in order to qualify the green box subsidies they must not distort trade, they have to be government funded, they must not involve price support. So पहला statement false होगा, correct answer is only 2। Question number 65, population aging is the process by which the share of the older population becomes proportionally lesser. In most of the developed countries of the world, population in higher age group has increased due to decreased life expectancy. So guys देखो, in most of the developed countries, population in higher age group it has increased due to increased life expectancy होगा ना, decreased क्यों? So दूसरा गलत है। Population aging is the process by which the share of the old population becomes proportionally larger. ओके, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोपोर्शनली लेसर, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का D। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी?
ग्रोथ, इक्विटी, स्टेबिलिटी। बच्चा भी बता देगा कि सारे के सारे सही हैं। Now, while assessing the development indicators, which of the following factors should be considered? So, अगर हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखते हैं तो हेल्थ, एजुकेशन, लिबर्टी, सारी चीजें देखेंगे भाई। करेक्ट आंसर है अगेन ऑल ऑफ दी अबव। Government deficit can be reduced by an increase in taxes or reduction in expenditure. In India, the government has been trying to increase tax revenue with greater reliance on. So भाई greater reliance तो हमारा डायरेक्ट टैक्स में है as compared to indirect tax, है कि नहीं? बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव होते हैं, दे इम्पैक्ट ऑल इनकम ग्रुप्स इक्वली। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि भैया जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे पैसे निकाले जाएं, इनकम डायरेक्ट टैक्स लिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रीजन फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द फर्स्ट फेज ओनली टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट्स। The use of high yielding variety seeds require the use of fertilizer and pesticide in the correct quantities as well as regular supply of water. The farmer who could benefit from these seeds, they required reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase fertilizer and pesticide. दोनों statements यहाँ पे पूरी तरीके से correct हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं HYV की, तो मैंने बताया था आपको कि भैया ये पानी की भी ज़्यादा खपत होती है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। सो इस वजह से इनका यूज़ जो है ज़्यादा एफ्लुएंट स्टेट्स में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जैसे कि पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु एटसेट्रा। Which of the following was or were the reasons for having a more controlled industrial and trade policy? At the time of independence, Indian industrialists did not have capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of our economy, despite there was a good market. बिल्कुल ठीक है। The decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of state controlling the commanding heights of economy. So guys, the biggest question facing the policy makers was कि भाई सरकार का रोल क्या होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होना चाहिए। Okay, so at the time of independence, the Indian industries, they did not have the capital, and the decision to develop the Indian economy on the socialist lines, it also led to the policy of state controlling the commanding heights. So बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे सारे के सारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 71, consider the following with respect to the time use survey 2019. Its primary objective is to measure the participation of women in paid and unpaid activities. According to this, females disproportionately spend less time on unpaid domestic and caregiving services compared to their male counterparts. It is conducted by the National Statistical Office, that is NSO. So guys, second statement यहाँ पे गलत है। Okay, among the unpaid caregiving services for household members, females spent higher time as compared to male. Second statement तो totally false है, ठीक है। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये जो टाइम यूज सर्वे है कंडक्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ इस सर्वे में डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑन टाइम डिस्पोजिशंस ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1 and 3, दैट इज सी। Now with reference to the trade logistics in India, ports handle around 90% of export-import cargo by volume and 70% by value. हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई। इंडिया का अगर हम वर्ल्ड फ्लीट में शेयर देखते हैं जनवरी 2020 के हिसाब से तो 1% है। The average turnaround time of ships in India has increased. ये गलत होगा, ठीक है। शिपिंग टर्नअराउंड टाइम जो है वो डिक्लाइन हुआ है अक्रॉस ऑल द मेजर पोर्ट एंड इट इज लोएस्ट एट द कोचिन पोर्ट एंड हाईएस्ट एट द मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 1। विद रेफरेंस टू द न्यूली अनाउंस्ड स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द बजट 2021, दो स्टेटमेंट्स हैं। अंडर दिस पॉलिसी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड इनटू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया includes the transfer of management control from the government to the private sector. So guys, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो टोटली करेक्ट है, लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स जो होंगे इट विल बी यूज्ड टू फाइनेंस सोशल सेक्टर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा, करेक्ट आंसर इज ओनली 2, दैट इज बी। डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा क्या होता है, सेल या फिर लिक्विडेशन अगर सरकार असेट्स की करती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की करती है, तो फिर उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। द टर्म S&P, BSE, Carbonex, MSCI, ESG India sometimes seen in the news refers to. Okay, so guys, ये सारी चीजें ग्रीन इंडिसेस हैं,
ठीक है, ग्रीन इंडिसेस, द लॉन्च ऑफ ग्रीन इंडिसेस सच एस S&P, BSE कार्बोनेक्स, MSCI ESG, S&P BSE 100 ESG इंडिया, ये कहीं ना कहीं इन्होंने पैसिव और रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया कि वो ग्रीन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ग्रीन इंडिसेस, दैट इज सी। द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज इफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इंक्रीजेस, ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीजेस, GDP इंक्रीजेस। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कब इंक्रीज होगा, देखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कब इंक्रीज होगा ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इट विल इंक्रीज इफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स इंक्रीज। देखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड, इसको पहले ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता था। ठीक है, अगर GDP या फिर किसी भी तरीके से GDS, इसमें किसी भी तरीके का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। ओके, सो तीनों में से कोई सा नहीं होगा करेक्ट, करेक्ट आंसर इज नन। LK झा कमिटी किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रेलवे सेफ्टी रिव्यू, करेक्ट आंसर इज A, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन करेक्टली लिंक विद द टर्म MIBOR, MIBOR, इंडियन कॉल मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फूड मार्केट, पर्सनल बैंकिंग। सो करेक्ट आंसर होगा इसका A। ओके, MIBOR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जिस तरीके से LIBOR लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है। रॉबिनहुड इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनकम कंजम्पशन, इनकम जनरेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनल टैक्स। सभी ने देखी है आई गेस रॉबिनहुड पांडे, सो इसका मतलब होता है कि भाई इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू गिव 30% ऑफ द न्यू PDS शॉप्स टू वुमेन, करेक्ट आंसर इज राजस्थान। Okay, the state government of Rajasthan has decided to give 30% of the new PDS shops to women. अशोक गहलोत सरकार ने ये डिसीजन लिया था। India announced a debt service relief under the G20 debt service suspension initiative to which country? Okay, तो ये भी बहुत सिंपल था, इंडिया और म्यांमार के बीच में डायलॉग हुए थे। 19th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस वाज हेल्ड थ्रू वर्चुअल मोड, जिसमें इंडिया कमिटेड टू प्रोवाइड डेट सर्विस रिलीफ अंडर द G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। सो करेक्ट आंसर इज C। Which vaccine manufacturer has sought emergency use authorization of its COVID-19 vaccine? Once again simple one liner है, correct answer is P, Pfizer. Okay, so correct answer is C। SERB power scheme has been launched by the government targeting which segment? Again a simple question, women scientists. Okay, SERB power मतलब होता है promoting opportunities for women in exploratory research. Okay, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एंड इट इज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली टू एनकरेज वुमेन साइंटिस्ट्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Which organization has stated that remittances to India would fall this year by 9%? RBI, IMF, WB या फिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। करेक्ट आंसर होगा गाइज इसका वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि रेमिटांसेस टू इंडिया वुड फॉल बाय 9% टू $76 बिलियन, बट इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द टॉप डेस्टिनेशन फॉर रेमिटांसेस। रिसेंटली एन ऐप वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इट इज कॉल्ड डैक पे, डैक पैसा, डैक मनी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा इसका डैक पे, दैट इज A। FCI was set up in the year 1965. Agriculture Finance Corporation assigned the agricultural income tax to states in India. तो गाइज फाइनेंस कमीशन असाइन करता है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स टू स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज A। मस्टर्ड, टोबैको, जूट, व्हीट कमर्शियल क्रॉप्स इनमें से कौन से हैं? कमर्शियल क्रॉप यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर क्रॉप जो कि हम जिसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है, जिसको प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम व्हीट को हटा दें तो बाकी तीनों कमर्शियल क्रॉप्स हैं। करेक्ट आंसर इज C। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशनरी गैप? ओके, सो इन्फ्लेशनरी गैप मतलब ऐसा सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड करता है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, सो इट्स अ सिचुएशन विच अराइजेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी exceeds the aggregate supply at the full employment level. Correct answer is C. An inflationary situation in an economy which results out of a process of wage and price interaction when wages press prices up and prices pull wages up is called as, correct answer इस क्वेश्चन का क्या होगा?
इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन स्पाइरल, या फिर सिग्नोरेज। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, दैट इज इन्फ्लेशन स्पाइरल। ठीक है, इसको वेज प्राइस स्पाइरल भी कहा जाता है। Consider the following with reference to International Development Association. IDA aims to reduce poverty by providing loans to the world's poorest countries. IDA loans have a low to medium interest charge which depends from nation to nation. So guys, IDA lends money on occasional terms. और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि IDA provides grants to countries at risk of debt distress. Okay, it also means that IDA credits का जो interest charge है वो zero होता है, फिर बहुत कम होता है, और रीपेमेंट 25 से 40 साल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IMF? ठीक है, IMF का फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, ठीक है, नॉट अ फंक्शन यहाँ पे आपसे पूछा है, एंड प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड ऑल प्रमोट करना, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, आप कर लो, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 1 and 3। सेकेंड स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक का फंक्शन होगा। अगला सवाल रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। It provided for a mechanism for resolution of pending tax disputes related to income tax and corporation tax। बिल्कुल करेक्ट है, ये एक्सप्लेन्ड भी किया गया था। The disputes involving undisclosed foreign income or assets are not covered under the said mechanism। Absolutely correct। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसमें कवर्ड नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। Where prosecution has been initiated before the declaration is filed, which involve persons who have been convicted or are being prosecuted for offenses under certain laws, ठीक है, या फिर involving undisclosed foreign income। Consider the following statements regarding the important feature included by the constitutional provisions which pertain to the objective of planning in the country। Economic and social planning is a center subject। The constitution includes provisions for promoting cooperation on a voluntary basis between the union and the states। The constitution also sets out in broad outline the pattern of the welfare state envisaged and the fundamental principles on which it should rest। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहला स्टेटमेंट, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों इसमें लॉ बना सकते हैं, बाकी दोनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज बी। द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, पता ही आपको, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। सो करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स और स्कीम्स वर नॉट लॉन्च्ड बाय नीति आयोग? यंग चैंपियन अवार्ड्स, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल पेमेंट मूवमेंट, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर। सो इंश्योर जो लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। बाकी सारे नीति आयोग ने किए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। It is an arrangement between the government and private sector for the provision of public assets and also includes public services। In such time of arrangement, the risk is entirely shared by the private entity। ठीक है, देखो PPP मॉडल में अगर हम बात करें, there is well defined allocation of risk between the private sector and the public entity। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट यहाँ पे सेकेंड है। करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following correctly defines the term monopsony? Okay, so monopsony is a market condition in which there is only one buyer, that is the monopsonist। ठीक है, a single buyer substantially controlling the market। Correct answer is D। It is a market structure in which a single buyer controls the market as the major purchaser। Oligopoly is a market structure जिसमें few firms dominate करते हैं, और monopoly यानी कि single firm that produces goods with no close substitute। Which of the following term correctly defines gig worker? गिग वर्कर क्या होता है भाई? गिग वर्कर अगर हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी देखें तो उसमें डिफाइन किया गया है अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क इन अ वर्क अरेंजमेंट। ठीक है, वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सो करेक्ट आंसर इज ए। रिगार्डिंग इंडियाज जीडीपी डेटा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। एनएसओ इज मैंडेटेड टू प्रिपेयर नेशनल अकाउंट्स एज वेल एज पब्लिश बायएनुअल एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। पहला स्टेटमेंट टोटली यहाँ पे अगर हम देखें गलत है। ठीक है, इंडियाज इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डिकेड सॉ अ नेगेटिव क्वार्टरली ग्रोथ रेट।
सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, ठीक है। सो एनएसओ कहीं ना कहीं अगर हम देखें, NSO prepares national accounts as well as it publishes annual estimates of national product, not biannual, ठीक है। Consider the following regarding the NPCI. It's an initiative of RBI and IBA. रुपए कार्ड पेमेंट स्कीम was launched by NPCI. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओके। NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड IBA अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007. सो करेक्ट आंसर इज सी. सो गाइज आज का ये सेशन होता है यहाँ पे समाप्त. मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी कुछ और MC